4-5 साल तक तैयारी कर पाओगे। समझ में? और एक और बात, बहुत जरूरी बात, हमेशा लाइफ में परिस्थितियां एक जैसे नहीं बनी रहती हैं। आज तैयारी कर पा रहे हो, कल को घर का कुछ बर्डन आ जाएगा, पैसे कमाने पड़ेंगे। समझ रहे हो ना? लड़कियों का तो सबसे बड़ा यही दर्द आता है, 21-22 के हुए नहीं, शादी का रिश्ता आने लगा। समझ रहे हो ना? फालतू में लोग फर्जी में पहुंचे हुए शादी के लिए, उसी में इंसान दिमाग खराब होता है। समझ आ रहा है? लड़कों का टेंशन ये रहता है कि भाई जल्दी से, लड़कों का टेंशन अलग है, लड़कियों का टेंशन अलग। लड़कों का टेंशन है शादी के लिए कोई नहीं पूछ रहा, क्योंकि जॉब में, सरकारी जॉब में तो कोई पूछ नहीं रहा। लड़कियों का टेंशन है शादी के लोग ही लगवा रहे हैं, है ना? कोई पढ़ने देना चाहता ही नहीं है। सब लोग अभी सब बाल विवाह कर लो, इन लोग का बच्चे तो पहले ही विवाह कर लो। क्या मेरी बात समझ में? ठीक है। और दोनों लोग का एक ही एस्केप रूट है, ठीक है, चाहे इनका हो चाहे इनका हो। लड़कियों के लिए सरकारी जॉब या एक अच्छी जॉब मतलब स्वतंत्रता। मेरी बात समझ में? थोड़े कुछ हद तक स्वतंत्रता, ठीक है। और लड़कों के लिए भी एक अच्छे जॉब यानी कि एक अच्छी लाइफ, अपने परिवार को एक अच्छा रहन सहन, एक अच्छी लाइफ स्टाइल देना। क्या मेरी बात समझ में? ठीक है। इसलिए देखो, गवर्नमेंट जॉब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है आज की लाइफ में, ठीक है। चलो, और कुछ पूछना है तो बताओ, स्टार्ट करें। कल हम पढ़ रहे थे कुछ चीजें, कल क्या पढ़ रहे थे? हाँ, संसद के प्रतिनिधित्व, है ना, उसके बारे में बात की थी हमने, ठीक है। हम बात ये कर रहे थे असल में कि अनुच्छेद 368 ने हालांकि संसद को संशोधन के अधिकार तो दिए हैं, साथ ही साथ यह अधिकार राज्य की विधायी परिषदों की, राज्य की विधानसभाओं के लिए, ये विधायी परिषदों के लिए अवेलेबल नहीं है। मेरी बात सुन भाई, यह अधिकार अनुच्छेद 368 उपयोग करने का विशेष अधिकार किसके पास है? संसद के पास, केंद्रीय विधायिका के पास, केंद्र सरकार के पास। राज्य तो नहीं कर सकता। मेरी बात सुन भाई, यह दिखाता है कि कुछ हद तक हमारा संघीय ढांचा किसकी ओर झुका हुआ है? केंद्र की तरफ। लेकिन फिर भी अनुच्छेद 368 कुछ ऐसे प्रावधानों में जिसका संबंध राज्य और केंद्र दोनों से हो, सॉरी, जिसके प्रावधान राज्य और केंद्र, ऐसे प्रावधान जिसका संबंध राज्य और केंद्र दोनों से है ना, उसकी शक्तियां अकेले केंद्र को कैसे सौंप सकता है भाई? तो फिर लिखित संविधान लिखने का मतलब ही क्या रह जाएगा? अगर केंद्र अपने अनुसार कैसे भी नियम कानूनों को अपने पक्ष में लाता जाएगा, अपनी शक्तियों को विस्तृत करता जाएगा, अपने क्षेत्राधिकारों को और बढ़ाता जाएगा, तो ऐसे में क्या राज्य के क्षेत्र, क्या राज्य के अधिकार, क्या राज्य की शक्तियां सुरक्षित, संरक्षित फील करेंगी? नहीं करेंगी। मेरी बात सुन रही? और इसीलिए क्या किया गया? विशिष्ट बहुमत प्लस, हाँ, विशिष्ट बहुमत प्लस 50% राज्यों की सहमति। वेरी गुड। तो हम सामान्य तौर पे देखते हैं कि सामान्य तौर पर अन्य तरह के बहुमत यूज होते हैं, सामान्य बहुमत, प्रभावी बहुमत, विशिष्ट बहुमत। लेकिन विशिष्ट बहुमत के साथ 50% राज्यों की सहमति लेना तब जरूरी हो जाएगा जब कोई ऐसे संवैधानिक संशोधन, जब कोई ऐसे संवैधानिक प्रावधान लाए जा रहे हैं जिससे राज्यों की शक्तियों में किसी तरह की कमी आ सकती है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ठीक है। और इसी क्रम में हमने देखा था, कुछ चीजें देख ली थी ना शायद। पहला हमने क्या देखा था? हमने कुछ प्रकार, मैंने दिखाया था ना, कुछ तरह से करवा सकते हैं ऐसा। पहला हमने देखा शेड्यूल 7, है ना, शेड्यूल 7 देख लिया था। अनुसूची 7, कि अगर अनुसूची 7 में अगर किसी तरह का परिवर्तन करना है, क्योंकि अनुसूची 7
क्या कर रही होती है? विषयों का बंटवारा, क्षेत्र अधिकारों का बंटवारा। मेरी बात सुन रही? तो उसमें अगर किसी तरह का परिवर्तन करना है तो क्या केंद्र अकेले कर सकता है? नहीं। क्या केंद्र अकेले डिसाइड कर लेगा कि जाओ आज से रक्षा की शक्ति तुम्हारी हो गई? उत्तर प्रदेश वालों, राजस्थान वालों, जाओ अपनी रक्षा खुद करो। जम्मू कश्मीर वालों, जाओ अपनी इंटरनेशनल जो तुम्हारी बाउंड्री है, अंतरराष्ट्रीय जो तुम्हारी बाउंड्री है, उस पर सीमा पर अपने खुद के जवान लगाओ। ऐसा बोल सकता है केंद्र? नहीं बोल सकता। अकेले तो नहीं बोल सकता। बोल सकता है कब बोलेगा? जब 50% राज्य यह बात कहेंगे ठीक है, ऐसा है, रक्षा का विषय आप हमें दे दीजिए। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो जो भी ऐसे विषय हैं जिनके आधार पर केंद्र और राज्य की शक्तियों का निर्धारण होता है, वह सब अनुसूची 7 में 7वें में दिए हुए। समझ रहा हो ना? अनुसूची 7 में 3 लिस्ट है, संवर्ती सूची, संघीय सूची और राज सूची, उसमें दिए हुए हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मैं बार-बार संघीय सूची बोल जा रहा हूं, लेकिन असल में यूनियन लिस्ट लिखा है इंग्लिश में, तो उसे केंद्रीय सूची भी बोल सकते हो। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। तो अगर उसमें कुछ भी विषय इधर उधर करने हैं तो किसकी भी सहमति चाहिए होगी? राज्यों की। यह बात तो एकदम क्लियर हो गई थी। कल जाते जाते मैंने एक और बात कही थी। क्या बात कहा था? कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां पर है? कहां है? रुक जरूर, कहां है बताओ? हाँ, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय नहीं सुना है? हाई कोर्ट। हाँ, कहां पर है? हाँ, देख रहे हो, यही ना आने का नुकसान। ठीक है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है ही नहीं। भारतीय न्यायपालिका ने उच्च न्यायालयों की स्थापना की है। केवल उसकी अवस्थिति, केवल उसकी लोकेशन अगर उत्तर प्रदेश के अंदर है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय हो गया। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या उसमें राज्य सरकार, क्या केंद्र सरकार के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है, पूरी तरह से जा सकती है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या कोई ये कल बता चुका ना इस बारे में? क्या मेरी बात क्लियर है? हाई कोर्ट के पास पूरी अथॉरिटी है केंद्र और राज्य संबंधी मुद्दों को निपटाने में, राज्य और राज्य संबंधी मुद्दों को निपटाने में, और यही शो करता है कि यह किसी राज्य की प्रॉपर्टी, किसी राज्य की संपदा नहीं है, यह संघ की संपदा है। भारतीय न्यायपालिका संघ की संपदा है, यानी कि जितना हक केंद्र का न्यायपालिका में, समझ रहा हो ना, उतना ही हक राज्य का, केंद्र का भी हक है कि अगर उसे कोई मुद्दा है तो जाकर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन ले सकती है। किसी राज्य से झगड़ा है तो केंद्र राज्य के ऊपर केस कर सकता है। हालांकि केंद्र बहुत शक्तिशाली, केस करने नहीं आता है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। क्या मेरी बात क्लियर है? केंद्र के पास भी हक है, और वही हक किसके पास भी है? राज्य के पास भी। तो जब वही दोनों समान तरह के हक, जब वही दोनों समान तरह के हक जो है वो हाई कोर्ट के ऊपर, उच्च न्यायालयों के ऊपर, समझ रहा हो ना, केंद्र के भी हैं और राज्य के भी हैं, तो किस तरह से कोई उच्च न्यायालय केवल राज्य की संपत्ति हो सकती है? नहीं है। उसकी अवस्थिति उत्तर प्रदेश में है। अरे उत्तर प्रदेश में तो क्या पाकिस्तान में बना देगा क्या? अगर हाई कोर्ट बनना है, उत्तर प्रदेश में बना दिया, तो कहां जाके बना दे भाई? किसी ना किसी राज्य में बनाना पड़ेगा भारत की चीज। तो बोल दो ये हमारा है, हमारा है, भारत का नहीं है। अरे बोलो, समझ रहे हो ना? जैसे सीट रखी है, इसे तुम यूज कर रहे हो, लेकिन अभी तुम्हारी हो गई, तोड़ दोगे इसे, घर लेते जाओगे? नहीं ले जा पाओगे ना। इसका उपयोग सब लोग बराबर कर सकते हैं बच्चे। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक उसी तरह से हाई कोर्ट है, उसका उपयोग केंद्र भी कर सकता है, राज्य भी कर सकता है। वह केंद्र के मामलों में भी दिशा निर्देश दे सकता है, वह राज्य के मामलों में दिशा निर्देश दे सकता है। राज्य में केवल भौगोलिक रूप से उसकी अवस्थिति होने की वजह से हम उसे राज्य का उच्च न्यायालय नहीं मान सकते। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, यानी कि उच्च न्यायालय संबंधी अगर कोई भी प्रावधान है, उच्च न्यायालय संबंधी अगर कोई भी प्रावधान है, तो ऐसे में उसमें बदलाव क्या अकेले केंद्र कर सकता है?
नहीं कर सकता। मेरी बात समझ आई? तमाम तरह के संशोधन कर सकता है, लेकिन अगर उच्च न्यायालय के प्रावधानों में बदलाव करना है तो केंद्र को किसके पास जाना पड़ेगा? केंद्र को राज्यों की सहमति के लिए भैया बाबू करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? अरे बोलो, करना पड़ेगा इन्हें 50% राज्यों के भैया बाबू। अगर हाई कोर्ट में कुछ चेंजेस चाह रहे हैं, हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना चाह रहे हैं, कुछ नए हाई कोर्टों का निर्माण करना चाह रहे हैं, समझ रहे हो ना? किसी यूटी में, किसी केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है, किसी नए न्यायालय का, उच्च न्यायालय का निर्माण करना है उन्हें, ठीक है, अकेले नहीं कर सकते, राज्यों की सहमति चाहिए। समझ आ रहा है? किसी उच्च न्यायालय में जजों की संख्या घटानी बढ़ानी है, अकेले नहीं कर सकते, राज्यों की सहमति चाहिए। क्योंकि उच्च न्यायालय अकेले अकेले किसी राज्य की संपदा नहीं है। क्या मेरी बात समझ आई? और सुप्रीम कोर्ट या केंद्र की संपदा है? सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, क्या केंद्र की संपदा है? नहीं है, वो भी स्वतंत्र है, उस पर भी राज्यों का अधिकार है। क्या राज्य अपने केस लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, एकदम स्वतंत्र है। मेरी बात समझ आई? क्या राज्य सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? हाँ, एकदम जा सकते हैं। क्या मेरी बात समझ आई? क्या किसी भी राज्य का आदमी बिना हाई कोर्ट गए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? हाँ, जा सकता है। रिट पिटीशन सुना होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो वह भी अकेले केंद्र की संपदा नहीं है। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट में भी किसी तरह का बदलाव करना हो, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ानी घटानी, समझ रहे हो, या उनकी नियुक्ति संबंधी कोई प्रावधान करना हो, तो किसका सहयोग लेना पड़ेगा? 50% राज्यों का सहयोग लेना पड़ेगा, अदरवाइज अकेले अपने दम पर नहीं कर सकते। यह बताओ, क्या यह चीज भारत को अधिक संघीय नहीं बनाती है? बनाती है। समझ रहे हो ना? भारत का संविधान बहुत सीधा सीधा नहीं लिखा गया भैया, समझ रहे हो ना? जितना सीधे समझते वाले एकात्मक, अरे संघीय नहीं, दिखने में एकात्मक भी है लेकिन अंदरूनी संघीय भी है। समझ रहे हो ना? ऐसे प्रावधान है जिन पे अकेले केंद्र सरकार फैसला ले ही नहीं सकती। ऐसे जो विशेष प्रावधान है जिसमें किसी भी तरह से केंद्र की शक्तियों को नजरअंदाज किया जाए या केंद्र की शक्तियों को कम आंका जाए या केंद्र के क्षेत्राधिकारों को कम करने की राज्य के क्षेत्राधिकारों को कम करने की कोशिश की जाए, उन सब में केंद्र अकेले फैसला नहीं ले सकती। क्या यह संघीय प्रवृत्ति है? क्या है? हाँ, वो सब बात करेंगे, आपातकाल के बारे में बात करेंगे। अभी परेशान मत हो, अभी ये जो समझा ना वो समझो। आपातकाल तो एक अलग चैप्टर है पूरा। हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो। नहीं होता, नहीं होता। मैंने तुम्हें क्या बताया? गंगाधर शक्तिमान वाला कॉन्सेप्ट बताया था। गंगाधर शक्तिमान वाला कॉन्सेप्ट समझाया भाई। जो लोग एब्सेंट हो रहे हो वीडियो देख के आया करो, वीडियो पढ़ जा रहा है तुम्हारे, वीडियो देख के आया करो। गंगाधर शक्तिमान बताया था क्या? संघीय यानी गंगाधर, संघीय व्यवस्था में केंद्र गंगाधर की भूमिका निभा रहा है। गंगाधर यानी कि रिपोर्टर, बस नोट कर रहा है। अच्छा ठीक है गीता जी, अच्छा एलियन का अटैक हो गया, अच्छा टेररिस्ट अटैक हो गया, अच्छा नोट कर रहा है, कम पावरफुल है। मेरी बात समझ आई? समझ आ रहा है? लेकिन कोई ऐसा संकट सामने आ जाए, ऐसा संकट सामने आ जाए जिसकी रिपोर्टिंग करने से काम ना चले, पॉल्यूशन की रिपोर्टिंग कर देंगे तो काम चल जाएगा। एलियन का अटैक हो जाए, बाहर से अटैक हो जाए, पाकिस्तान का अटैक हो जाए, मेरी बात समझ आई? तो यही गंगाधर क्या बन जाएगा? शक्तिमान बन जाएगा, केंद्र अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। मेरी बात समझ आई? तो आपात परिस्थितियां केंद्र को अधिक मजबूत करती है। इसी तरह के और भी चीजें हैं जो केंद्र को मजबूत कर रही होती है। ठीक है, हमारी व्यवस्था ना पूर्ण रूपेण संघात्मक है, ना ही पूर्ण रूपेण एकात्मक है, केंद्रात्मक है। क्या मेरी बात समझ आई? दोनों की मिली जुली शक्तियां। जब जरूरत पड़ती है या सामान्य तौर तरीकों में हम संघात्मक बने रहते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो हम केंद्रात्मक या एकात्मक शक्ति बन जाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे बोलो।
अगर भाई पाकिस्तान का हमला हो गया तो क्या है, राज्य बिहार की पुलिस और यूपी की पुलिस जाके ठाए ठाए करेगी? आर्मी चाहिए होगी ना, कोई केंद्र के लेवल पे नीति चाहिए ना, समझ रहे हो ना? तो उस समय केंद्रात्मक है। क्या मेरी बात समझ आई? और देखो एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन बताओ। राज्य सरकार अपने सैनिक अगर बोलेगी केंद्र तो कर सकती है, अगर केंद्र ने ऑर्डर दे दिया नहीं अपने सैनिक हटाओ तो हटाना पड़ेगा। इस सब मामले में केंद्र सुपर पावरफुल है, समझ जाओ ना? देश की एकता अखंडता सबसे महत्वपूर्ण चीज है, समझ आ रहा है ना? संप्रभुता, एकता, अखंडता सबसे महत्वपूर्ण। आप बोलते हो आप लोकतंत्र हो, आप बोलते हो आप लोकतंत्र हो, जरा भारत मुर्दाबाद के नारा दो, अभी दिखा दे लोकतंत्र कितने हो। समझ आ रहा है मेरी बात? समझ आई? हमारी लोकतांत्रिक शक्तियां, हमारे स्वतंत्रता की शक्तियां, हमारे अधिकार उसी सीमा रेखा में है जहां तक आप देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता के साथ खिलवाड़ या छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मेरी बात नहीं, जहां आपने देश की एकता, संप्रभुता, समझ लो ना, और अखंडता के साथ छेड़छाड़ करनी शुरू की, लोकतांत्रिक शक्तियां मतलब जीरो, कुछ नहीं, छीन लेगी, वही पुलिस पटाई करेगी। समझ, बहुत बहुत बोलने की शक्ति आ गई है, भारत को बदनाम कर रहे हो। मेरी बात समझ आई? देश में आपातकाल चल रहा है, आप पाकिस्तान के फेवर में बातें कर रहे हो उस समय। मेरी बात समझ आई? बोलो नहीं पाकिस्तान अच्छा है, ऐसा वैसा है ना, लोग उकसा रहे हो नहीं पाकिस्तान अच्छा है, भारतीय गलती है, पुलिस ले आ सकती है आपको। देश में आपातकाल की स्थिति है या देश में लेट अस सपोज पाकिस्तान के साथ वॉर ही हो रही है और उस समय अगर आप ऐसा कर रहे हो तो पुलिस आपको ले आ सकती है भाई, कि यह वह स्थिति है जिसमें देश को एक रखना है, अखंड रखना है। मेरी बात सुन नहीं? और आप अपने लोकतांत्रिक जो कुछ भी शक्तियां प्रदत्त है संविधान द्वारा, उसका दुरुपयोग करके आप पाकिस्तान पाकिस्तान गा रहे हो, है ना? लोगों को पाकिस्तान के फेवर में, पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हो। मेरी बात सुनना ही, पुलिस पकड़ ले जाएगी। समझ आया? आप कहते रहना कि स्वतंत्रता का अधिकार है, आर्टिकल 6, 19 और सब कुछ नहीं सुनेगी। आपके सारे अधिकार वहीं तक सुरक्षित हैं जहां तक आप देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए चुनौती नहीं बनते। मेरी बात सुनिए, जहां ऐसा लगेगा कि आपके अधिकार, आपके अधिकारों का दुरुपयोग आप करके देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश की संप्रभुता के लिए पाकिस्तान कॉल मिला लिया, भिंडरा वाले, है ना? सुना है भिंडरा वाला कहानी? सुनी भिंडरा वाले की? नहीं सुनी है? अमृतसर, हाँ, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर से रिलेटेड है, ठीक है? पाकिस्तान कॉल मिला लो कि हाँ पाकिस्तान, हमें पंजाब को अलग कर लेना है, और बोलो कि नहीं हमें बोलने का अधिकार है, तो ऐसा सब नहीं मान्य। मेरी बात नहीं, आपके सारे अधिकार वहीं तक मान्य है जहां तक देश की संप्रभुता को आप नुकसान नहीं पहुंचा रहे, देश की एकता, अखंडता को आप नुकसान नहीं पहुंचा रहे। बहुत सिंपल सी बात। क्या मेरी बात क्लियर है? कमिंग बैक, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है? अब इसे बात नहीं करोगे, सब जब चैप्टर आएगा तब देखेंगे। विशिष्ट बहुमत प्लस 50%, यानी कि कहा भी चाहिए जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की संख्या का निर्धारण होता हो या उससे संबंधी कोई प्रावधान हो। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो भी संशोधन, संवैधानिक संशोधन लाने हैं, उनकी संरचना में, समझ रहे हो ना, या उनकी उपस्थिति में या उनके ट्रांसफर में, वो सब राज्यों और वो 50% राज्यों और केंद्र के दोनों के साथ, दोनों अगर कहेंगे तभी होगा, केवल केंद्र के कहने से नहीं होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? केवल संसद में प्रावधान आ गया इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर राज्यों का भी हक। उसी तरह का बताया था राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति केंद्र का राष्ट्रपति होता है, राज्यों का राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति किसका पति है? हाँ, राज्यों के संघ, है ना? राज्यों के संघ का रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधित्व कर रहा है, राज्यों के संघ से ही राष्ट्र बना। मेरी बात सुनाई? इसीलिए उसका प्रतिनिधित्व जो है वो दोनों की वजह से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं बात समझ में आई? समझ में आ रहा है? किसी राष्ट्रपति के चुनाव में
जैसे समझ लो केंद्र, अभी 1 मिनट के लिए समझ लो कि मैं बराबर हूं, मैं तुम लोग के बराबर हूं। किसी एक को खड़ा करवाते हैं इसको, किसी किसी कौन खड़ा हो, तुम खड़ा, हाँ बच्चे खड़े करो, चलो ठीक है। ये ठीक है, लेट अस सपोज हम दोनों बराबर है, केंद्र और संघीय व्यवस्था है, केंद्र और राज्य बराबर है। हम दोनों अपनी चॉइस से किसी एक को चुन सकते हैं जो हमारे लिए भी पूजनीय हो, इनके लिए भी पूजनीय हो, हम दोनों के लिए पूजनीय हो। हम दोनों अपना नेता किसी एक को चुन लेते हैं। क्या मेरी बात क्लियर? मेरी बात सुन नहीं? अब चलो अपनी बेस्ट फ्रेंड को उठा दो। कौन है? अरे कोई उठा दो, देखिए उसमें से इन्हीं को खड़ा करवा दे। चलो ठीक है, अब इन्हें देख लो सब लोग। क्या नाम है आपका? सलोनी। सलोनी और मैं बराबर, मैं भी एग्री हूं, चलो इन्हें ठीक है। मेरे लिए भी ये पूजनीय है, आपके लिए भी पूजनीय है। हम दोनों ने अपनी शक्तियों का समर्पण इन पे कर दिया है। हम दोनों ने बोला कि हम तीनों का जो ग्रुप है उसकी मुखिया ये। क्या मेरी बात क्लियर है? यह मुखिया तभी बन पाई जब हम दोनों का साथ मिला। यह मुखिया तभी बन पाई जब हम दोनों का साथ मिला। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे बोलो ठीक है। टीवी व्यूअर्स को भी दिखा दें क्या? तुम आ जाओ, सब सामने आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ आगे आ जाओ। तुम लोग तो आराम से भैया पूरा तकिया के लगा के सोते हो। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, इस पे दिखे तुम लोग ठीक है। मैं और सलोनी बराबर है। हम दोनों ने नीतू का चुनाव किया है अपने राज्य के प्रतिनिधि के रूप में। मेरी बात सुनाई? आगे आ जाओ भाई, ये राष्ट्रपति जान रहा राष्ट्रपति को, ठीक है। आ जाओ, बीच में आ जाओ, बीच में आ जाओ, बीच में आ जाओ, ठीक है। हम और सलोनी बराबर है। हम लोगों ने नीतू का चुनाव किया है कि हमारे ग्रुप में जो भी डिसीजन होगा वो इनकी सहायता से होगा। मेरी बात समझ? या इनका आदेश सर्वोपरि है, हमारे लिए भी इनके लिए भी। अब मैं सलोनी को बोलूंगा कि नीतू को एक थप्पड़ लगा दो या नीतू का गला घोट दो, करो, इसलिए चुनी थी। करेगी नहीं करेगी? इन्हें बोलूंगा ये सर्वशक्तिशाली है, ये सर्वशक्तिशाली है ना, ठीक है। यही राष्ट्रपति है असल में। राष्ट्रपति कौन है? ये। मैं इन्हें बोलूंगा मैं केंद्र हूं, लेट अस सपोज थोड़ी देर के लिए मान लो मैं केंद्र हूं, लेकिन मैं एक संघ के बराबर हूं। अब मैं इन्हें बोल रहा हूं कि इन्हें मार दो, जरा मारो। सुन लो मेरी बात, ये नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि आखिर हम दोनों ने मिलकर इनका चुनाव किया है। इनके पास जो ये पद आया, यह इनके चुनाव या मेरे चुनाव से नहीं आया। हम दोनों ने मिलकर नीतू को शक्तियां दी। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये सलोनी का बुरा नहीं करेंगी। क्या मेरी बात समझ में आई? क्योंकि यहां इनका चुनाव करने वाला अकेले मैं नहीं हूं, हम दोनों ने मिलकर इनका चुनाव किया है। मेरा वोट जितना महत्वपूर्ण था इनके लिए, उतना ही सलोनी का भी था। क्या मेरी बात समझ में आई? और इसीलिए मेरे आदेश का अवहेलना कर देंगी। मैंने बोला मारो, नहीं मारेंगे। क्यों? क्योंकि यह शक्ति इनके अध्यक्ष बनने की शक्ति इन्हें कौन दे रहा है? केवल अकेले मैं नहीं दे रहा हूं, सलोनी भी दे रही है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? आप बताओ एक ऐसा, जो यहीं खड़े हो क्या? आप बताओ एक ऐसा राष्ट्रपति राज्य के खिलाफ कुछ होने देगा? उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वह केवल केंद्र के मंत्रियों द्वारा, सॉरी केंद्र के सांसदों द्वारा नहीं चुन के आया। समझ रहे हो ना? उसके चुनाव में राज्य भी बराबर हिस्सेदार थे। समझ रहे हो ना? मैं इन्हें बोलूंगा, मैं केंद्र को बोलूंगा, मैं राष्ट्रपति को बोलूंगा, कह रहे इन्हें मार दो, नहीं आती है रोज, गिरा कचुम्बर निकाल देंगे। मेरी बात में कहेंगे नहीं, केवल आपने थोड़ा ना चुना है, मैं उनकी वजह से भी यहां आई हूं। यही है राष्ट्रपति। समझ में आ रहा है? अगर केंद्र कुछ अहित कर रहे होंगे तो किसकी जिम्मेदारी है देखरेख करना? राष्ट्रपति की, क्योंकि राष्ट्रपति की साइन के बिना कोई बिल तब्दील नहीं होगा। तो राष्ट्रपति के ऊपर पूर्ण जिम्मेदारी है कि केंद्र के अतिक्रमण से, केंद्र की बढ़ती हुई शक्तियों से किसे बचाए? राज्य की बचाए। मेरी बात समझ में? क्योंकि राष्ट्रपति केवल केंद्र का प्रतिनिधि नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई एकदम? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब बताओ, अब केंद्र के चुनाव में
भाई शक्तिशाली तो है ही संसद, क्योंकि अनुच्छेद 368 है उसके पास, समझ रहे हो ना, संविधान को बदलने की शक्ति है उसके पास, तो शक्तिशाली तो है ही संसद, समझ रहे हो ना। अब बताओ, अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन, मैं बोलूंगा अच्छा इनका बुरा नहीं कर रही है, मैं इनके चुनाव का तरीका ही बदल दूंगा, मैं इनके चुनाव के तरीका ही बदल दूंगा, मैं बोलूंगा केवल मेरे वोट से आएंगी, सलोनी का कोई महत्व ही नहीं, राज्य का कोई महत्व ही नहीं है। अब बताओ, यह संशोधन केवल मेरे द्वारा होना चाहिए, केवल केंद्र के द्वारा होना चाहिए, या राज्यों से भी पूछा जाना चाहिए? राज्यों से भी पूछा जाना चाहिए। मेरी बात समझ में आई? अब यह फीचर क्या है, केंद्रात्मक या संघात्मक? संघात्मक, कि राष्ट्रपति के चुनाव की शक्ति आर्टिकल 53-54, अनुच्छेद 53-54 में कोई बदलाव केंद्र बिना 50% राज्यों की सहमति के नहीं ला सकती। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों के भी विधायक, समझ रहे हो ना, राज्यों के भी विधायक है ना राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में आखिर राज्यों के विधायक भी तो पार्टिसिपेट करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। साथ ही साथ चुनाव तो है और साथ ही साथ उत्तरदायित्व नहीं है, राष्ट्रपति का उत्तरदायित्व है। इसीलिए राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाएगा, अगर वह प्रावधान बदला जा रहा है तो राज्यों की भी सहमति होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नोट कर ले इस बात को, नोट करो, लिखो, इसी में नोट करो। अनुच्छेद 53-54 राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 53-54 53-54, ठीक है, आर्टिकल 53-54 राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। और राष्ट्रपति न केवल केंद्र का बल्कि न केवल केंद्र का, साथ ही साथ या बल्कि राज्यों का भी, साथ ही साथ राज्यों का भी प्रतिनिधि होता है, प्रतिनिधि होता है, प्रतिनिधि होता है। और इसी कारण विशिष्ट बहुमत के साथ साथ, और इसी कारण विशिष्ट बहुमत के साथ साथ 50% राज्यों की सहमति लेना, 50% से अधिक लिखना, 50% से अधिक, आधे से अधिक राज्यों की सहमति लेना भी ऐसे संवैधानिक संशोधनों के लिए, ऐसे संवैधानिक संशोधनों के लिए अनिवार्य है। ऐसे संवैधानिक संशोधनों के लिए अनिवार्य है जिनमें या जिनसे अनुच्छेद 53-54 जिनसे अनुच्छेद 53-54 में बदलाव किया जा रहा हो, बदलाव किया जा रहा हो। बदलाव किया जा रहा हो। सर यदि 50% ही हो तो? हाँ? अगर बहुमत 50% से अधिक होने, आधे से अधिक नहीं हो तो नहीं होगा। हाँ, नहीं हो तो नहीं होगा, ठीक है। 50% से अधिक होने चाहिए। मेरी बात में 50% पॉजिटिव
और 50% ने नहीं किया तो इसका मतलब 50% निगेटिव, ये भी तो हो सकता है, समझ रहे हो ना। 50% पॉजिटिव आउट आ गए, फेवर में आ गए। अगर 51% नहीं आया, अगर 50% से अधिक नहीं आया, तो इसका मतलब 50% लोग निगेटिव भी हो सकते हैं, तो बराबरी कम हो गया ना। इसीलिए 50% से अधिक, आधे से अधिक। मेरी बात सुन भाई, चलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 241 नोट करोगे, आर्टिकल 241, अनुच्छेद 241 किसके बारे में है? केंद्र शासित प्रदेशों में, केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों की स्थापना से संबंधित, की स्थापना से संबंधित। ठीक है, उच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित। बताओ, अकेले कर लेगा? उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय केंद्र की संपदा, राज्य की संपदा, दोनों की। ऑप्शन देता ही नहीं हूं, खुद अपना दिमाग लगाओ, इसलिए ऑप्शन नहीं दे रहा हूं। केंद्र की संपदा या राज्य की संपदा? दोनों की, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए किसी तरह का प्रावधान अकेले क्या केंद्र के दम पर चेंज हो जाएगा? नहीं, राज्यों की सहमति जरूरी है। समझ में आ गया? लिख लो ये, बस पूरा नहीं लिख रहा हूं, बस ऐसे लिख लो, अनुच्छेद 241। ठीक है, अनुच्छेद 241 में भी किसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा होगा तो किसका राय लेना पड़ेगा? 50% राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी। इसके अलावा और भी चीजें हैं, एक आर्टिकल 279A है, अनुच्छेद 279A है ना, जीएसटी काउंसिल के बारे में है, लिख लो। जीएसटी परिषद, जीएसटी परिषद में ना केवल क्या केंद्र के बारे में बात हो रही है कि राज्यों के बारे में बात हो रही है? जीएसटी कौन देता है केंद्र को? राज्य। जीएसटी हाँ केंद्र भी कलेक्ट कर रहा होता है, लेकिन देता कौन है केंद्र को बाद में कलेक्ट करके? राज्य। मेरी बात सुन भाई? हाँ, क्या चीज? अरे भाई क्या चीज, कहां पर बताओ। बस ये लिखा है मैंने, अनुच्छेद 279A जीएसटी परिषद लिख लो। जीएसटी परिषद ना केवल केंद्र से संबंधित है बल्कि राज्यों से भी संबंधित है, और इसीलिए अगर अनुच्छेद 279A में कोई संवैधानिक संशोधन करना होगा तो अकेले विशिष्ट बहुमत से नहीं हो सकता। क्या भी चाहिए? राज्य भी चाहिए। कितने राज्य चाहिए? 50% से अधिक। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो एग्जाम्पल मैंने दिया, ये लिख लो एग्जाम्पल में कि 279 जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद के बारे में पूरा नहीं लिख रहा है ना, ये टॉपिक नहीं मिल जाएगा। बस इतना जानो कि ये जो अनुच्छेद, अगर इसमें भी किसी तरह का संवैधानिक बदलाव किया जा रहा है, संशोधन किया जा रहा है, तो दोनों की अनुमति जरूरी है, केंद्र की और राज्य की। इसके अलावा नोट करोगे, इसके अलावा कुछ चीजें नोट कर लो। देखो भाग 4 का, भाग 4 का चैप्टर 4 अध्याय 4, भाग 5 का अध्याय 4, सॉरी भाग 5 का अध्याय 4, अध्याय 4 किससे संबंधित है? न्यायपालिका से। ठीक है, भाग 5 का जो अध्याय 4 है वो न्यायपालिका से संबंधित है, और न्यायपालिका अगेन किसकी संपदा? केंद्र की, राज्य की, दोनों की। तो इसीलिए अगर इसमें कोई कुछ बदलाव हो रहा है तो दोनों से होगा, अकेले केंद्र निर्णय नहीं ले सकता। आगे नोट करोगे इसके अलावा नेक्स्ट नोट करो, भाग 6 का अध्याय 5, भाग 6 का अध्याय 5, यह भी न्यायपालिका से संबंधित है। ऐसी न्यायपालिकाएं जो अलग अलग राज्यों में अवस्थित है, ठीक है, उनसे संबंधित है। तो उनमें भी किसी तरह का बदलाव तो केंद्र और राज्य दोनों से होगा। ठीक है, ये वाला जो था भाग 5 का चैप्टर 4, ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित था, उच्चतम न्यायालय से संबंधित था।
तो इसमें भी अगर कोई प्रावधान बदलना है तो दोनों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उच्चतम न्यायालय अकेले केंद्र की संपदा नहीं है। बहुत सिंपल सी बात। ठीक है। उसी तरह से भाग 6 का चैप्टर 5, भाग 6 का अध्याय 5 है ना, किसके बारे में है? उच्च न्यायालय के बारे में। क्या मेरी बात क्लियर है? और उच्च न्यायालय किसकी संपदा? दोनों की। इसी वजह से अगेन दोनों का समर्थन चाहिए। केंद्र में विशिष्ट बहुमत, संसद में विशिष्ट बहुमत, और उसके बाद 50% राज्यों का समर्थन, सहमति। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो ठीक है, आगे नोट करोगे। इसके अलावा भाग 11 का चैप्टर 1 अध्याय 1, भाग 11 का अध्याय 1 किससे रिलेटेड है? बहुत जरूरी, बोलते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य के संबंध से। ठीक है। केंद्र और राज्य के बीच में कैसे संबंध रहेंगे, गवर्नर की स्थापना कैसे की जाए, गवर्नर के पद की स्थापना कैसे की जाएगी। मेरी बात समझ? गवर्नर का क्या कार्य रहेगा राज्य में, वह सब गवर्नर समझते हो ना। राज्यपाल, राज्यपाल क्या होता है? हाँ, राज्यपाल गवर्नर होता है। हाँ, केंद्र का प्रतिनिधि राज्य में। मेरी बात समझ? केंद्र का प्रतिनिधि राज्य में। जैसे आप करो ब्रिटेन का प्रतिनिधि इंडिया में गवर्नर जनरल या गवर्नर या आगे चलकर वाइस रहे, समझ रहे हो ना। उसी तरह केंद्र का प्रतिनिधि राज्य में कौन? गवर्नर या राज्यपाल। मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना। लेकिन नियम कानून शासन कहां का देख रहा है? राज्य का। और नामित किन के द्वारा है? नामित राष्ट्रपति के द्वारा, या कह सकते हो केंद्र के द्वारा है। केंद्र सरकार जो बोलेगी, मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति को जो नाम बोलेगी वही नाम वो अपॉइंट कर देंगे, उसी आदमी को अपॉइंट कर देंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है। तो इसी वजह से है तो कहां का आदमी? केंद्र का आदमी है, लेकिन काम कहां कर रहा है? राज्य में काम कर रहा है। समझ रहा हो ना। तो केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों की विंडो है। विंडो समझते हो ना, खिड़की है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और इसीलिए भाग 11 चैप्टर 1 में किसी भी तरह का परिवर्तन अकेले केंद्र द्वारा नहीं किया जा सकता। 50% से अधिक राज्यों का समर्थन जरूरी है। क्या मेरी बात क्लियर है? ये भी नोट करो। ठीक है। भाग 11 अध्याय 1 क्यों? केंद्र राज्य संबंधों के बारे में, केंद्र राज्य संबंधों के बारे में है। और केंद्र राज्य संबंध, ठीक है, अकेले केंद्र के निश्चय से तो होंगे नहीं, उसमें राज्यों के बारे में, राज्यों से तो पूछना पड़ेगा ही। समझ रहा हो ना। केंद्र राज्य के संबंध अकेले केंद्र डिटरमाइन कर सकता है। अकेले केंद्र बोल सकता है कि हमारे राज्य के साथ संबंध कैसा रहेगा? नहीं कर सकता ना। ठीक है। इसे नोट कर लो। इसके बाद नोट करो। इसके अलावा बहुत जरूरी है इसे नोट कर लिया। एक लास्ट नोट कर लो अंतर, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 भस्मासुर बहुत, समझ रहे हो ना, आतंकित कर दिया था। तो एक और भगवान जी का नाम सुना होगा, जानते ही होगे, विष्णु भगवान। जानते हो? विष्णु भगवान अवतार लिए। मेरी बात समझ आई? और किस रूप में अवतार लिए? अरे सब पता, ये सब पता है तुम्हें। मोहिनी अवतार में, है ना। मतलब जितना भी इस तरह की चीजें सब पता है। मोहिनी अवतार में अवतार लिए, मोहिनी रूप में अवतार लिए और डांस किए। मेरी बात नहीं। और डांस करते करते उन्होंने सर पे हाथ रख लिया। भरतनासुर भी कॉपी कर रहा था, इसीलिए नकल के लिए भी क्या होनी चाहिए? अकल होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई? तो उसने भी हाथ ऐसे रख लिया और खत्म हो गया। अनुच्छेद 368 वही भस्मासुर है। अरे भाई, ठीक है। अनुच्छेद 368 भी वही भस्मासुर है। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब भस्मासुर के पास एक बार तो चलो भस्मासुर से बना दिया, है ना, शिव जी ने दे दिया एक बार वरदान, लेकिन बार बार अकेले शिव जी ही वरदान देते रहे, ये सही नहीं है।
बाकी सब देवताओं का जीवन संकट में पड़ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? इसीलिए अनुच्छेद 368 में अगर कोई बदलाव किया जा रहा है तो अकेले केंद्र नहीं कर सकता, राज्यों की भी सहमति होनी चाहिए। मेरी बात समझ आई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो आर्टिकल 368 लिख लो, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 है ना, क्योंकि न केवल बदलाव, संवैधानिक संशोधन जो होंगे या संवैधानिक संशोधन का जो प्रावधान है वो न केवल केंद्र को बल्कि राज्यों को भी प्रभावित कर सकता है, और इसीलिए क्या चाहिए? विशिष्ट बहुमत प्लस 50% से अधिक राज्यों का समर्थन। क्या मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आई? बताओ भाई, आ गई पक्का? चलो ठीक है, नोट कर लो इसे। कोर्ट वाली बात मैं चाहता हूं प्रॉपर्ली लिख लो, स्टार मार्क करके। इसे नोट कर लिया? अब कोर्ट वाली बात को अलग से स्टार मार्क करके नोट करो, लिखो। हाँ, नोट कर लो। चलो लिखो, लिखो न केवल न्यायपालिका की भूमिका न केवल न्यायपालिका की भूमिका केंद्र और राज्य के बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति वितरण संबंधी, शक्ति वितरण संबंधी शक्ति वितरण संबंधी विवादों को सुलह करने में होती है, सुलह करने में होती है, विवादों का सुलह करने में होती है। साथ ही साथ एक ऐसी स्वायत्त इकाई जो संघीय व्यवस्था को सहयोग दे सके, सहयोग दे सके, और अन्य विवादों को सुलझा सके, और अन्य विवादों को सुलझा सके, ऐसी न्यायपालिका की आवश्यकता भी होती है। अब देखो ग्रामर इधर उधर हो गया होगा, उसे एडजस्ट करो, ठीक है? ऐसी न्यायपालिका की भी आवश्यकता होती है, ठीक है? मेरी बात तो समझ में आ गई ना? ठीक है। जो फेडरेशन, जो संघ बना है ना, वो अच्छे से काम कर सके, बेहतर तरीके से काम कर सके, बिना किसी पक्ष में झुके हुए काम कर सके, तभी बेहतर काम कर पाएगा। समझ रहा हो ना? इसीलिए न्यायपालिका को अलग रखा गया। न्यायपालिका बनाया था ना, न्यायपालिका कितनी दूर थी? न्यायपालिका दूर थी ना विधायिका से। क्यों ये दूरी मेंटेन है? ताकि स्वतंत्र रूप में, स्वतंत्र इकाई के रूप में, स्वायत्त इकाई के रूप में काम कर सके।
क्या मेरी बात क्लियर है? जब स्वायत्त इकाई के रूप में काम करेगी तो ना ही केंद्र की ओर झुकेगी ना ही राज्य की ओर झुकेगी। क्या मेरी बात क्लियर है? और तब इसकी बात दोनों मानेंगे भी। अगर एक ऐसी न्यायपालिका है जो हमेशा केंद्र की ओर झुकी रहे तो राज्य अपने मुद्दों को लेकर उसके पास क्यों जाएंगे? या एक ऐसी न्यायपालिका उच्च न्यायालय, लेट अस सपोज आप बोलते हो कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय जो भी वो उच्च न्यायालय अगर अपने राज्यों के पक्ष में झुका रहेगा तो केंद्र वहां पर मामला निपटाने के लिए आएगा? नहीं आएगा। मेरी बात सुन रही? इसीलिए एक स्वतंत्र स्वायत्त न्यायपालिका की अत्यंत आवश्यकता हुई। एक मजबूत संघ बेहतर तरीके से काम कर सके जिसमें विवादों का निपटारा है ना हो सके और उसके द्वारा दिए गए निर्णय भी इन दोनों को मान्य हो। कोई यह आरोपित ना कर सके न्यायपालिका को कि आप केंद्र के पक्ष में या राज्य के पक्ष में झुके हुए। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इसीलिए न्यायपालिका है दोनों पर निर्भर लेकिन है दोनों से स्वतंत्र। मेरी बात सुन रही? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? दोनों पर निर्भर किस मामले में है? क्योंकि न्यायपालिका में जो संवैधानिक संशोधन करके न्यायपालिका की संरचना को बदल रहे हो तो 50% राज्यों का भी सहयोग चाहिए होगा, 50% से अधिक राज्यों का सहयोग चाहिए होगा। समझ रहे हो ना? अगर उसकी शक्तियों में अगर उसकी संरचना में बदलाव कर रहे हो तो है दोनों पर निर्भर। समझ रहे हो? लेकिन दोनों से स्वतंत्र भी है। कैसे दोनों स्वतंत्र है? कि दोनों अपना नियंत्रण उस पर स्थापित नहीं कर सकते। अकेले दोनों उस पर अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकते। यही उसकी स्वतंत्रता है। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और इस वजह से न्यायालय को मतलब एक ऐसी इकाई के रूप में देखा गया या एक ऐसी इकाई के रूप में बनाया गया जिसकी स्वायत्तता कायम रहे। क्या मेरी बात क्लियर है? ताकि सेंटर और स्टेट के झगड़ों का निपटान जो है वो आसानी से हो सके और किसी को ये ना लगे कि हमारे साथ अनुचित हुआ है। अगेन किस तरह का कैरेक्टरिस्टिक, किस तरह का फीचर? संघीय या केंद्रात्मक? संघीय। एक मजबूत न्यायपालिका जो कि इतनी सक्षम है केंद्र और राज्यों के बीच के विवादों का सुलह करने में सक्षम न्यायपालिका क्या संघीय कैरेक्टरिस्टिक, क्या संघीय विशेषता को नहीं दर्शाएगी? समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अगर पूछे भारत राज्यों का संघ नहीं है, भारत का संघ है, आपातकाल जाता है, तो ये सब प्रूफ है तुम्हारे पास। क्या मेरी बात क्लियर है? देखो आपका जो भी यूपीएससी में या पीसीएस में आंसर होना चाहिए उसके पीछे कुछ एविडेंस होना चाहिए। आपका ओपिनियन मतलब जीरो, ऐसे में देना ओपिनियन। मेरी बात समझ में? आपका राय विचार विमर्श करने नहीं कोई बैठा हुआ है कि हमारी राय में तो ऐसा ऐसा, तुम्हारी राय से कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हारी राय वैसी है, समझ रहे हो ना, या अगर तुम ऐसा सोचते हो, पहली बात, एक और बात, आंसर लिखते वक्त कभी हमारी तुम्हारी, समझ रहे हो ना, उनकी ऐसा वर्ड कम से कम इस्तेमाल करना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन का कम से कम इस्तेमाल करना है। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर ऐसा है भी, अगर तुम्हारी राय कुछ बन भी रही है तो उसके पीछे जो एविडेंस है, जो सबूत है, वो तुम्हें इन सारे आर्टिकल्स के द्वारा देने पड़ेंगे कि यार इसीलिए हम सोचते हैं कि संघीय व्यवस्था भारत में है। मेरी बात समझ आई? क्योंकि अनुच्छेद 368 में आप चेंज नहीं हो सकता है ना, आर्टिकल 241 है, आर्टिकल 279A है, इसके अलावा और सारे 53, 54 है, समझ रहे हो ना? इसके अलावा 73 और 162 भी है। समझ वो लिखवाया नहीं शायद ना? लिख लो अनुच्छेद 73 और 162 भी कहीं लिख लो, उसी में कहीं जगह बना के लिख लो। जगह तो छोड़ी होगी तुम लोगों ने, हमेशा जगह छोड़ के थोड़ा सा लिखा करो, ठीक है? अनुच्छेद 73 और 162 इसे देख लेना अपने आप से। नहीं 373 नहीं, 73 केवल, ठीक है? हाँ सिर्फ 73 नहीं, 73, हाँ 73, ठीक है? अनुच्छेद 73 और 162, ठीक है? किस बारे में होती है भाई? द एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, यानी कि जो मंत्री परिषद है उसके सीमा क्षेत्र कितने हैं, उसकी पावर कितनी है। क्या मेरी बात क्लियर है? लेजिस्लेशन में, यानी कि विधायिका के रूप में उसकी क्या शक्तियां। क्या मेरी बात क्लियर है? तो विधायिका के रूप में वो कुछ भी नहीं कर सकती है। कानून का विचार विमर्श या बिलों का विचार विमर्श कर सकती है ना, कानून को पारित कर सकती है, अपने से पास कर सकती है, लेकिन अंततः राष्ट्रपति के पास जाएगा और सब कैसे लागू होगा सब देखेंगे लोग। क्या मेरी बात क्लियर है? तो उसकी शक्तियां की सीमा रेखा 73 और 162,
समझ रहे हो ना? स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य की विधायी, राज्य की विधानसभाएं, राज्य का विधायी परिषद, समझ रहे हो ना? और 73 यानी कि केंद्र का विधायी परिषद, केंद्र की विधायिका। ठीक है, दोनों की शक्तियों की क्या सीमाएं रहेंगी यह भी अनंत नहीं हो सकती है, और अगर उनकी शक्तियां बढ़ाई घटाई जा रही हैं तो न केवल 2/3 बहुमत से, विशिष्ट बहुमत से चीजें चेक की जाएंगी, साथ ही साथ 50% से अधिक राज्यों का समर्थन चाहिए होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे बोलो। यह प्रवृत्ति और क्या बना रही है? संघीय बना रही है। मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब संघीय होने के साथ साथ वह कौन से एकात्मक गुण हैं जो हम भारत के संविधान में देखते हैं? तो अब एकात्मक गुणों की भी चर्चा करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? लिखोगे भारत के संविधान में उपस्थित एकात्मक गुण। भारत के संविधान में उपस्थित एकात्मक गुण। क्या मेरी हिंदी सुधर रही है? आपको लगता है ऐसा? नहीं? बहुत सारे एकात्मक गुण है, लेकिन इंडिया, दैट इज भारत, shall be a union या is a union of states। इंडिया यानी कि भारत राज्यों का संघ, राज्यों के संघ नहीं है, राज्यों का संघ। ये वाला संघ लिख रहे हो ना? संघ वाला का संघ नहीं लिख रहे हो? यही लिख रहा है ना? अरे भाई तुम डरा दे रहा है मुझे। ये वाला संघ ना लिख देना, राज्यों के संघ है केंद्र है। ठीक है, राज्यों का संघ। संघ मतलब, अब देखो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो बात इंग्लिश में लिखी गई है वो लिखी है यूनियन। जब अमेरिका को इस बात की घोषणा करनी थी कि हम राज्यों का संघ है, तो उन्होंने यूनियन ऑफ स्टेट में यूनियन शब्द का चुनाव ना करके फेडरेशन शब्द का चुनाव किया था। ठीक है, मेरी बात समझ? अमेरिका इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट, मेरी बात समझ? एंड इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ऐसा इंडिया बोलता है। तो क्या अंतर होता है? फेडरेशन के बोल रहे हैं, यूनियन के बोल रहे हैं। अगेन कहीं ना कहीं जितना अच्छा संघ, जितना अधिक राज्यों के पास शक्ति अमेरिकी संविधान में है, उतना भारतीय संविधान में नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? भारत में संघात्मक व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है, लेकिन कुछ एकात्मक गुण भी है। क्या मेरी बात क्लियर है? मिला जुला है, समझ रहे हो ना? मतलब टिकिया में मसाला खूब डलवाया है, समझ लो, मिर्चा खूब कटवा ली है, लेकिन चटनी भी उसी से मांग रहे हैं, वो थोड़ा मीठा भी डाल दो, ऐसे नहीं खा पा रहे हैं। मेरी बात समझ? संघात्मक है लेकिन एकात्मक भी है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो। ठीक है, अब वो कौन से एकात्मक गुण है? सबसे पहले तो यहीं से पकड़ लेना है। अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है? यूनियन ऑफ स्टेट। बहुत सोच समझ के शब्दों का चयन किया गया। मैं क्या बोल रहा हूं? बहुत सोच समझकर शब्दों का चयन किया जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? और वो ये दिखा रहे हैं कि इंडिया एक यूनियन है। यूनियन मतलब एक ऐसा संघ जो कि डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, जो कि गायब या खत्म नहीं किया जा सकता। यानी कि राज्यों के पास अलग अलग होने की शक्ति नहीं है। समझ रहे हो ना? अगर कल को उत्तर प्रदेश के सारे बच्चे, समझ रहे हो ना, सारे लोग, सारा समाज, इवन पेड़ पौधे, इवन कबूतर, समझ रहे हो ना, कुत्ते भी, लेटा सपोज उन्हें बोलने की शक्ति मिल गई हो, वो सब बोल रहे हैं हमें भारत का भाग नहीं लेना, हमें अलग देश बनाना है। समझ रहे हो ना? उत्तर प्रदेश के सारे लोग, सारे के सारे
ए टू जेड सारे बच्चे, जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, पैदा हुए हैं, है ना, वो पैदा होते ही माँ या मम शब्द नहीं सीख रहे हैं, वो पैदा होते ही जो पहला शब्द बोल रहे हैं, हमें भारत का भाग नहीं बनना। समझ रहे हो ना? कबूतर भी यही बोल रहा है, बरगद का पेड़ भी यही बोल रहा है। मेरी बात समझ? तो क्या भारतीय राज्य, क्या भारतीय संसद उत्तर प्रदेश को अलग कर सकती है? क्या राज्य की विधायिका उत्तर प्रदेश का अलग देश निर्माण कर सकती है? उत्तर प्रदेश आज की तारीख में, आज की डेट में अगर अलग हो जाए तो विश्व का 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला बना अकेले। समझ रहे हो ना? पता नहीं गर्व करने की बात है, शर्म करने की बात है। मेरी बात समझ? ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश अकेला अगर भारत से अलग जाए, भारत को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। भारत नंबर 1 पे है, नंबर 1 ही पे रहेगा। पॉपुलेशन के मामले में भारत नंबर 1 पे पहुंच गया। पता है बात कि नहीं पता है? जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार भारत ने चीन को, है ना, पीछे छोड़ दिया। पहले छोड़ना था 2070 में, जब मैंने पढ़ाई शुरू की आज के 10 साल पहले, 8-10 साल पहले, तब मैं पढ़ता था कि 10 साल बाद, सॉरी 10 साल बाद नहीं, 2070 में इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन बराबर हो जाएगी और अलग हो जाएगी। फिर मैं पढ़ता गया, 2016 में मैंने पढ़ाई की, 2040 में इंडिया की पॉपुलेशन चाइना को क्रॉस कर जाएगी। फिर मैं पढ़ता गया, 2020 आ गया, फिर मैंने सुना 2032 में इंडिया की पॉपुलेशन चाइना को क्रॉस कर जाएगी। फिर मैं पढ़ता गया, 2023 आ गया, इंडिया की पॉपुलेशन लगभग चाइना को 2024 से पास कर जाएगी। और 2024 में पता चला कि पास कर गई है, समझा, थोड़ी ज्यादा हो गई है। समझ रहा हो ना? इतनी तेजी से हम बढ़ रहे हैं कि अनुमान लगाने वाले भी अनुमान नहीं लगा पा रहे कि कितनी तेजी से हम लोग बढ़ रहे हैं। समझ में आया? अगर यूपी को अलग कर दें तो अलग 5वां सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राष्ट्र बन जाएगा पूरे विश्व में। इतनी यूपी की पॉपुलेशन, समझ रहे हो इसका मतलब? तुम लोग समझ रहे हो ना? ठीक है, इतनी अकेले यूपी की पॉपुलेशन है कि अलग 5वां राष्ट्र बन जाए। और भारत में कुछ बाल बाका नहीं होगा, भारत नंबर 1 पे रहेगा। समझ रहे हो ना? इतनी पॉपुलेशन है हमारी। ठीक है, अब इस पॉपुलेशन के 20-25 करोड़ लोग के सभी लोग अगर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? क्या है? भारत से अब तो हमारे पास आ गया पॉपुलेशन। मेरी बात समझ? अपनी क्रिकेट टीम भी है, लखनऊ, कौन सा वो, लखनऊ सुपर जायंट्स, है ना, अपनी टीम भी है क्रिकेट की। समझ रहे हो ना? हमें अलग कर दो, हम अलग देश बना लें। तो क्या भारत की संसद के पास अधिकार है कि भारत की संसद ऐसा कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि भारत की संसद को अधिकार किसने दिए? अधिकार किसने दिए? अधिकार किसने दिए? संविधान ने। संविधान क्या यह अधिकार देता है? देता ही नहीं है। संविधान ने संसद को बहुत प्रभावशाली, बहुत शक्तिशाली बनाया, लेकिन यह अधिकार ना केंद्र की संसद के पास है, ना ही राज्य की विधायिका के पास है। क्या मेरी बात क्लियर है? और क्योंकि यह अधिकार दिया नहीं है, इसका मतलब बस्ती, खलीलाबाद, कप्तानगंज, हरैया पक्के भी चाहे। समझ रहे हो ना कि हम बहुत एडवांस हो गए हैं? समझ रहे हो ना? हमारे पास अपनी हर तरह की शॉप है, हमें अलग कर दो। हमारे पास बड़े बड़े डिग्री कॉलेज है, हमें अलग कर दो। समझ में आ रहा है? इसी में से 2-4 IAS पीसीएस छाट ले जाएंगे, चलवाएंगे बस्ती। समझ में आ रहा है? हमें अलग कर दो तो उसकी बात सुनी नहीं जाएगी। अरे सुनेगा कौन, करेगा कौन? अधिकारी नहीं संविधान दे रखा है। समझ रहा हो ना? इनकमिंग का अधिकार है, आउटगोइंग नहीं है। जितने मन करे उतने जुड़ जाओ। सिक्किम को जोड़ना है जोड़ दो, कश्मीर को जोड़ना है जोड़ दो। मेरी बात सुन नहीं? लेकिन एक बार खिचड़ी बन गई तो उसके बाद दाल, भात, हल्दी अलग कर सकते हो? अलग कर पाओगे? बस यही भारत खिचड़ी। अब भारत खिचड़ी बना कौन रहा है? संविधान। क्योंकि भारत खिचड़ी यूनियन है, ऐसा कौन बोल रहा है? संविधान। एक बार इतने अच्छे से मिक्स्ड है कि अलग नहीं किया सकते। अगर फेडरेशन होता, अगर वर्ड फेडरेशन लिखा होता है तो इसका मतलब होता है राज्यों के पास भी अपने अच्छे अधिकार हैं, स्वतंत्रता है, और राज्य अगर चाहेंगे तो अलग हो जाएंगे। अरे अमेरिका में सिविल वॉर पढ़े हो 1861 से 1865 तक, इसी मुद्दे पर हुई थी। साउथ वाले बोले कि हम अलग हो जाएंगे। साउथ अमेरिका के जो राज्य थे वो बोले हम इस फेडरेशन का हिस्सा नहीं है, हम अपना जो राष्ट्रपति है वो अलग घोषित कर रहे हैं। अब्राहम लिंकन के चुनाव जीतने के बाद साउथ अमेरिका में, है ना, बहुत रोष आ गया था
क्या मेरी बात क्लियर है? उन्होंने अपने आप को नॉर्थ अमेरिका से स्वतंत्र घोषित कर लिया था। बहुत लड़ाई चली उन दोनों के बीच में, अंततः बेचारे किसी तरह से मान गए और जीत लिए गए। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरी बात सुन रही? वरना अलग होने के बाद एकदम आमदा थे पूरे स्टेट्स। समझ आ रहे हैं? किसके स्टेट्स, किसके राज्य? अमेरिका के राज्य। भारत के राज्यों के पास शक्ति है? नहीं है। तुम तो कहते हो लोकतंत्र देश है, लोकतांत्रिक देश है। तुम तो कहते हो, अभी तो कह रहे थे लोकतांत्रिक देश है, कहते सर लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतंत्र अधिक गणतंत्र कम। अभी क्या तो रहे थे अभी पिछली क्लास में? हाँ बताओ, लोकतांत्रिक देश नहीं है भाई। हम सब चाहते हैं कि हम भारत, लेट अस सपोज किसी एक राज्य के लोग सब के सब चाहते हैं कि भारत राष्ट्र का हिस्सा ना हो या राज्य अलग हो जाए। सब के सब A to Z 100% लोग इस फेवर में। समझो? तो अलग हो सकता है? नहीं होता तो कहां लोकतंत्र है? हाँ, वेरी गुड। मैंने अभी शुरुआत में क्या बोल रहा, क्लास में इंटर होते ही वो कहानी ना सुनाओ, क्या बोला था आते ही कहानियों के बाद, कि लोकतांत्रिक प्रवृत्ति वहीं तक दी गई है जहां तक भारत की एकता, भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता की क्षति ना हो। लोकतांत्रिक शक्ति असीमित शक्ति नहीं है। सबके सब लोग एक बात पे एग्री हो जाएं कि भारत से अलग होंगे, फिर भी संसद को अधिकार ही नहीं है, ना राज्य को अधिकार है, ना पीएम को, ना सीएम को, ना किसी को, प्रेसिडेंट को अधिकार ही नहीं है कि भारत से कुछ अलग कर सके। क्या मेरी बात क्लियर है? क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया, भारतीय संविधान में सर्वोच्च मूल्य संप्रभुता, एकता, अखंडता। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरी बात सुन रही? ठीक है। तो अगर आप कल को किसी और राज्य का, किसी और राष्ट्र का भाग होना चाहते हैं या कुछ ऐसा हो रहा है, तो ना ही केंद्र के पास शक्ति है, ना ही राज्य के पास शक्ति है, ना ही किसी के पास शक्ति है। उसके प्रावधान ही संविधान में नहीं दिए गए और संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान बोलता है इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है। बताओ, एकात्मक फीचर या संघात्मक फीचर? सोच के बताओ। आप यहां पर आ सकते हो, लेकिन यूनियन ने पकड़ लिया है, अब जाने नहीं देंगे तुम्हें। सुने हो तुम लोग, चाहे तुझको रब बुला ले, है ना, हम ना रब से डरने वाले। समझ आ रहा है? तो जो पंजाब है उसे बुला रहा था पाकिस्तान। समझ आ रहा है? चाहे तुझको पाकिस्तान बुला ले, हम ना पाकिस्तान से डरने वाले। समझ आ रहा है? जाने तुझे नहीं देंगे हम। क्या मेरी बात क्लियर है? क्यों नहीं जाने देंगे? कौन बोल रहा है? संविधान। क्यों? क्योंकि क्या बोला है? यूनियन शब्द का चयन किया, यूनियन, ताकि यह दिखा पाए राज्य इतने ही स्वायत्त हैं जितना एकता, संप्रभुता और अखंडता में किसी तरह की परेशानी ना उत्पन्न करे। नहीं समझ पाए बात? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ गया? ठीक है, चलो। तो ये एकात्मक फीचर हो गया ना, इसमें क्या कंफ्यूजन चल रहा है? ये एकात्मक फीचर हो गया ना, एक रखने का फीचर है, एक रखने की विशेषता है। क्या मेरी बात सुन में आई? अरे बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? चलो ठीक है। तो फिर एकात्मक फीचर कुछ कुछ लिख लो, जल्दी से लिखो। पहले भूमिका बना लेते हैं, है ना। पहले देखो, संघात्मक शैली या संघात्मक प्रवृत्ति सबसे ज्यादा पाई जाती है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में, जहां पर राज्य के द्वारा अपने नागरिकों को देखा जाए तो दो प्रकार की नागरिकताएं दी जाती हैं, एक राज्य की नागरिकता और एक केंद्र की नागरिकता, कंट्री की नागरिकता। मेरी बात सुन रही? जहां पर राज्य का संविधान अलग और केंद्र का संविधान अलग होता है। ये मैंने शुरुआत में बताया था। मैंने बताया था कि आखिर अमेरिका में लिखा संविधान केवल 7 ही आर्टिकल तक सीमित क्यों है, और हमारा संविधान 395 से बढ़ते बढ़ते 460 470 आर्टिकल तक पहुंच गया है। हालांकि नंबरिंग कहां तक की है? 395। जब नए आर्टिकल्स लिखे जाते हैं ना, तो उन्हें ABC करके जोड़ लिया जाता है। समझ रहा हो ना? नए आर्टिकल का नंबर नहीं बढ़ाते। क्या मेरी बात क्लियर है? जो पुराने आर्टिकल्स के नजदीक, जिन पुराने आर्टिकल से संबंधित वो होगा, उन्हीं के नीचे ABC करके नंबर जोड़ लिया जाता है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो हमारे संविधान में कुल लिखे आर्टिकल 470 के आसपास हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन शुरुआत में कितने लिखे गए थे? 395। उनमें भी कितने संवैधानिक संशोधन अब तक हो चुके? 106 107। और अमेरिका में कितने संवैधानिक संशोधन हुए? 27।
और आर्टिकल कितने हैं? 7। क्यों? क्योंकि राज्यों के पास अपना संविधान है। कहां पर? अमेरिका में। क्या यहां पर राज्य के पास अपना संविधान है? नहीं है। क्या मेरी बात समझ आई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नोट करो, लिखो लिखो, बस बात ही करते रह जाओगे तुम लोग। लिखो लिखो, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, सोच के बताओ दोनों में किस तरह का संविधान लिखित या अलिखित? सोच लो। संघीय है ना, मैंने क्या बताया अभी? संघीय है, राज्यों के पास शक्तियां हैं। तो किस संविधान में राज्यों के पास शक्तियां संरक्षित रहती हैं? लिखित। बताया हुआ ना इसे अच्छे से क्लास में, तो लिखित हो गया। समझ जाओ ना? मतलब अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हवा में ऐसे सब कुछ सॉल्व कर दोगे। समझा? सब कुछ रटने की जरूरत खत्म हो गई। जैसे बताया कि अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में संघीय प्रणाली का संघीय शासन है, संघात्मक प्रणाली है। समझा? संघात्मक प्रणाली किसमें संरक्षित रह सकती है? लिखित संविधान में। लिखित संविधान है, सिंपल सी बात, खत्म बात। समझाया था ना? ना केवल अमेरिका, ना केवल अमेरिका विश्व का पहला ऐसा देश बना जिसने संघात्मक शासन प्रणाली बनाई, जिसने संघीय व्यवस्था बनाई, साथ ही साथ वो पहला लिखित संविधान लिखने वाला भी देश बना। ऐसा संभव क्यों हुआ? क्योंकि लिखित संविधान ही संघात्मक शासन प्रणाली को सपोर्ट करता है, सहयोग करता है। क्या मेरी बात समझ आई? अगर लिखित संविधान नहीं होता तो शक्तियों का बंटवारा प्रॉपर नहीं होता, केंद्र की शक्तियां ज्यादा होती, केंद्रीय संसद की, वह धीरे धीरे राज्य की शक्तियों का अतिक्रमण कर लेता, तो संघीय प्रणाली कहां बच पाती? बच ही नहीं पाती। मेरी बात समझ आई? ठीक है भाई, देखो क्लास छोड़ रहे हो तो फिर मिस हो जाएगा। क्लास मत छोड़ो, वरना 4 बार किताब पढ़ोगे तभी समझ नहीं आएगा। ठीक है? अगर क्लास में रेगुलर हो एकदम सब कुछ समझ में आएगा, इसलिए क्लास में एकदम रेगुलर रहो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है? चलो नोट करो। और अगर बाई चांस क्लास छूट गई तो पुराने वाले लेक्चर्स देख लो, वो अभी वाले साइड पे पड़ गए हैं। ठीक है? चलो नोट करो, लिखो, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। लिख चुके? संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया संघात्मक प्रणाली के बेहतरीन उदाहरण है, बेहतरीन उदाहरण है अमेरिकी संविधान। आगे लिखोगे, अमेरिकी संविधान न केवल संघीय प्रशासन की व्यवस्था करता है, साथ ही साथ संघीय प्रशासन की व्यवस्था करता है, साथ ही साथ राज्यों के पास अपने पृथक संविधान होते हैं। अपने पृथक संविधान होते हैं। आगे लिखोगे, देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका में हर एक राज्य का अपना पृथक उच्चतम न्यायालय, उच्च नहीं, उच्चतम न्यायालय, हर एक राज्य का अपना उच्चतम न्यायालय वहां पर। ठीक है? हर एक राज्य का अपना पृथक उच्चतम न्यायालय होता है, और
अमेरिका के अमेरिका के उच्चतम न्यायालय और ऐसे लिख लो, और वह या और वो लिख लो, और वो अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के अधीन नहीं होता है। अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के अधीन नहीं होता है। समझ में आ गया? यानी कि यूएसए में हर एक स्टेट का अपना 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 क्या है, सुप्रीम कोर्ट, अपना अपना सुप्रीम कोर्ट है। मेरी बात समझ में? और अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट होगा ना, वो इन सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन नहीं प्रोवाइड कर सकता। क्या मेरी बात क्लियर है? वह इन सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन नहीं प्रोवाइड कर सकता, अधीनस्थ नहीं होते हैं। हालांकि हमारे यहाँ के हाई कोर्ट भी अधीनस्थ नहीं है। हाँ हाँ, अलग हो सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। देखो, ये आप अगर क्लास 10th की एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो उसमें दो तरह के संघ के बारे में बात की हुई है। एक दिया है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, एक दिया है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। क्लास 10वीं की एनसीईआरटी जो सिविक्स वाले पार्ट है नागरिक शास्त्र का, उसमें दो तरह के संघ के बारे में बात हुई है। एक दिया है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन जिनके हाथ आपस में जुड़े हुए हैं। मेरी बात सुनना है? जिन्हें आपस में जोड़ा गया है, हाथ जुड़े नहीं हुए, जिन्हें आपस में जोड़ा गया है। मेरी बात क्लियर है? आपस में होते नहीं, क्या बोलूं, गट्ठर बांधते हो, गट्ठर बांधने के लिए गट्ठर आपस में मतलब जुड़े जुड़े लगते हैं, लेकिन ऊपर से उन्हें बाधा आता है तब तक जुड़ते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? इसे बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यानी कि अगर ये धागा खुल गया तभी ये अलग होगा, अदरवाइज अलग नहीं होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इन्हें स्वतंत्रता नहीं होती है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में समझ रहे हो ना, आपस में राज्यों को अलग होने की स्वतंत्रता नहीं होती है। दूसरे तरह का फेडरेशन, दूसरे तरह का संघ होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। उसे हिंदी में एक बार देख लेना, कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन यानी कि इसमें राज्य आपस में किसी तरह का बॉन्ड, किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके संघ बना रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? जहां पर संघ की स्थापना, जहां पर संघ की स्थापना राज्यों के द्वारा हुए, राज्यों को साथ में लेकर कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा हुई। मेरी बात सुन रही? ऐसे में राज्य शक्तिशाली इतने थे कि कभी अलग हो जाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? भारत में ऐसा मानते हैं कि भारतीय संघ की स्थापना ऐसे नहीं हुई, भारत हमेशा से एक राष्ट्र था, ऐसा मानते हैं। मैंने दोबारा बोल रहा हूं, ऐसा मानते हैं। हालांकि ब्रिटिश क्षेत्र अलग थे और देशी रियासतें अलग थी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन शायद पढ़ा होगा, है ना? विलय का पत्र साइन हुआ, उसके बाद ही यह क्षेत्र विलय हुए। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन एक बार विलीन हो गए, भारतीय संघ का हिस्सा बन गए, उसके बाद उन राजाओं के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो भारत से अलग हो जाए। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने की स्वतंत्रता नहीं देता है, क्योंकि सर्वोच्चता किसकी है, किस मूल्य की? सर्वोच्चता, अरे संविधान, सर्वोच्चता संविधान, सर्वोच्चता किस मूल्य की है बेटा? किस मूल्य? संप्रभुता, एकता और अखंडता। मेरी बात सुनी? हाँ बात मान रहा, तुम्हारी बात सही है, सर्वोच्चता संविधान की है, लेकिन संविधान में किस मूल्य की सर्वोच्चता है? एकता की। क्या मेरी बात क्लियर है? चाहे कुछ भी हो, लोकतांत्रिक मूल्य जा रहे हैं नागरिकों को, जाए, दो चार राइट इधर उधर हो गए, जाए, समझा? एकता नहीं जानी चाहिए, अखंडता नहीं जानी। अब तुम टेरिस बन के घूम रहे हो, लोगों को मार रहे हो, कहते हो भारत को आजादी करा देंगे, कश्मीर को अलग कर देंगे, पंजाब को अलग कर देंगे, नागालैंड को अलग कर, ऐसी बातें कर रहे हो। मेरी बात सुन नहीं? अब तुम्हारे राइट्स खत्म हो गए, अब आर्मी जाएगी तुम्हें साफ कर देगी। क्या मेरी बात क्लियर है? तो तुम्हारे अधिकार वहीं तक हैं, तुम्हारे अधिकार की सीमा रेखाएं वहीं तक हैं जहां तक भारत की एकता, भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता पर किसी तरह की आंच, किसी तरह की क्षति ना आए। क्या मेरी बात क्लियर है? एकदम दिमाग में एकदम लोकतांत्रिक तरीके से मत सोचना कि एकदम हम कुछ भी करेंगे, अधिकार हम पढ़ लिए हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? एक एक दो लाइन और नोट कर लो, नोट करो, लिखो लिखो। देखो, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान
भारतीय संविधान में संघात्मक विशेषताएं होने के बावजूद, तुम लोग में से कुछ लोग की राइटिंग स्पीड फास्ट है और मेरी ट्रांसलेशन स्पीड जो है वो थोड़ी स्लो पड़ जा रही है ना। लिखो, भारतीय संविधान संघात्मक विशेषता होने के बावजूद, भारतीय संविधान में संघात्मक विशेषता होने के बावजूद दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में संघात्मक विशेषता होने के बावजूद दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, लेकिन अमेरिकी संविधान नागरिकों को न केवल देश की नागरिकता, न केवल देश की नागरिकता, साथ ही राज्यों की भी नागरिकता प्रदान करता है। साथ ही राज्यों की भी नागरिकता प्रदान करता है। समझ आ गया? कुछ दिमाग भी खोल के लिखो, ताकि जो अगर कुछ छूट जा रहा है तो अपने हिसाब से बना के लिखो। मेरी बात समझ? ऐसा नहीं कि बस टाइपराइटर की तरह लिखते जा रहे, ठीक है? खुद पर भी दिमाग लगाना है। इतना क्लियर हो गया? अब कौन कौन सी एकात्मक चीजें हैं जो भारत को एकात्मक या कह सकते हैं केंद्रात्मक शासन की तरह दिखाती है, प्रदर्शित करती है? संघी की बात तो हमने कर ली, कौन सी एकात्मक विशेषताएं हैं उसके बारे में बात करेंगे। नोट करोगे? देखो, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता, पहला तो लिखोगे, राज्यों के पास अपना संविधान नहीं है। राज्यों के पास अपना संविधान नहीं है। साथ ही नागरिकों के पास एकल नागरिकता है। साथ ही नागरिकों के पास एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता किसकी है? राज्य की या राष्ट्र की? राष्ट्र की, देश की। ठीक है, चलो दूसरा नोट करोगे, दूसरा पॉइंट, भारत में एक केंद्रात्मक एकीकृत न्यायपालिका है, जिसमें सुप्रीम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, जिसमें उच्चतम न्यायालय की सर्वोच्चता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब तो इमरजेंसी वाली बात लिखवानी है, कल ही लिखवाएं क्या? सर आ गए, टाइम कितना हो रहा है? 2:40। ठीक है, चलो जाओ।